दोस्तों, ये कहानी है एक 9 साल के बच्चे की, जिसका बचपन किसी नर्क से कम नहीं था। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया। तो चलिए देखते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत सन 1172 से होती है, जहां हम उत्तर पश्चिमी चीनी प्रांत को देखते हैं, जिसे उस समय टेंगो किंगडम के नाम से जाना जाता था। और इस पर टेंगो नाम के राजवंश का शासन था। वहाँ कई मंगोलियन जनजातियां रहती थी, जिनके सरदारों को खान कहा जाता था। इन जनजाति के खानों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि इन सभी के भीतर सत्ता की भूख थी, जिसके चलते इनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे, क्योंकि मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं थे। इसलिए इनको एक सरदार की सख्त जरूरत थी, ताकि ये सभी लोग एकजुट होकर रह सकें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम येसुगई नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो पश्चिमी चीन में एक छोटी सी जनजाति का खान है। वो अपने लोगों और 9 साल के बेटे तेमुजिन के साथ सफर पर निकला था। दरअसल येसुगई अपने बेटे के लिए पत्नी की तलाश कर रहा था। रात होने पर आराम करने के लिए ये अपने एक दोस्त के कबीले में रुकते हैं। वहीं जब तेमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है, तभी बोट नाम की एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है और उससे उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जिस पर तेमुजिन उसे अपना नाम बताकर कहता है कि वो अपने पिता के साथ उसके लिए पत्नी ढूंढने आया है। तभी बोट पूरे आत्मविश्वास से उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब तेमुजिन अपने पिता के पास बैठा होता है, तो उसके पिता उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी पत्नी चाहिए जो सबसे ताकतवर समुदाय से हो। तभी तेमुजिन अपने पिता से कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए लड़की चूज करूंगा। तेमुजिन के जिद करने पर उसके पिता उसे अपने दोस्त की जनजाति में से ही किसी एक लड़की को चूज करने की अनुमति देते हैं। अब सुबह होते ही तेमुजिन के पिता उसे मजबूत पैरों वाली लड़की की तलाश करने को कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि मजबूत पैरों वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख सकती है। अब सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा किया जाता है। तेमुजिन भी अपने पिता के कहे अनुसार सभी लड़कियों के पैरों को गौर से देखने लगता है और लास्ट में वो बोट को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। इन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी होने के बाद भी ये दोनों आने वाले 5 सालों तक एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि ये उनकी जनजाति का नियम था। अब तेमुजिन और उसके पिता का यहाँ से जाने का समय हो जाता है, लेकिन जाने से पहले तेमुजिन बोट को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि वो उसके लिए जल्दी वापस आएगा। यहाँ से येसुगई तेमुजिन और अपने लोगों के साथ सफर पर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद ये लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग काफी सतर्क थे, क्योंकि वहाँ से कुछ ही दूरी पर उनकी राइवल जनजाति के खान अपने कुछ लोगों के साथ बैठे थे। अचानक राइवल जनजाति का खान शांति के संकेत के रूप में अपने आदमियों को दूध का एक कटोरा लेकर भेजता है, जिसका मतलब शांति का पैगाम था और वो लोग समझौता करना चाहते थे। येसुई भी वो दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए भी अपनी तरफ से दूध की कटोरी भेजता है। येसुई के आदमी उसे सुझाव देते हैं कि ये दूध पहले किसी नौकर को पीने दें, क्योंकि उन्हें अपने दुश्मनों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन येसुई उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वो दूध पी जाता है। दूसरी तरफ खान भी येसुई का भिजवाया हुआ दूध पी लेता है। थोड़ी देर बाद ये लोग अपना सफर फिर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक ही येसुई के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो अपने घोड़े से गिरकर मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उस खान के दिए गए दूध के कारण हुआ था, क्योंकि खान ने उस दूध में जहर मिला दिया था। तभी तेमुजिन अपने पिता के पास जाता है, लेकिन उसके साथ के सभी लोग उसे वहीं पर अकेला छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच एक परंपरा थी जिसमें उनका मानना था कि उन्हें किसी मजबूत इंसान को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अब येसुई की डेथ हो चुकी थी। इसलिए ये सभी अपने लिए एक नए राजा की तलाश में निकल रहे थे। जिसके बाद तेमुजिन अपनी माँ के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। येसुई के पास जो बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, अब उन पर येसुई के सबसे खास सैनिक तारगुताई ने कब्जा कर लिया था। ये देखकर तेमुजिन की माँ उसे बद्दुआ देते हुए कहती है कि मेरा बेटा एक दिन तुम्हें ढूंढकर जरूर मारेगा। तारगुताई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है, आगे चलकर ये बच्चा कहीं सच में उसे न मार डाले, इसलिए वो उसी वक्त उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक परंपरा थी, जिसके हिसाब से किसी को मारने से पहले वो उसकी हाइट को उनके रथ के पहिए से नापते थे और वो कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। जब तारगुताई तेमुजिन की हाइट को अपने रथ के पहिए से नापता है, तो उसकी हाइट कम निकलती है, इसलिए वो बच जाता है। लेकिन तारगुताई उसकी माँ से कहता है कि वो अगले साल तेमुजिन को मारने फिर से आएगा और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी होगी। कुछ महीनों बाद जब सर्दी आ जाती है, तो तेमुजिन के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी उसे अपने पिता की एक बात याद आती है कि उन्होंने कहा था गोड टंगड़ी उनके बुरे वक्त में जरूर मदद करेंगे, इसलिए वो सीक्रेट माउंटेन की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में वो गलती से एक जमी हुई झील में गिर
जाता है, जिसके ठंडे पानी में गिरकर वो डूबने लगता है। लेकिन तभी वहाँ उसकी ही उम्र का जैमुका नाम का एक लड़का उसे झील से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर जैमुका और उसका छोटा भाई तैमुजिन को अपने साथ घर ले जाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। तैमुजिन उसकी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जैमुका और उसका भाई अपने अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून दूध में मिलाकर तैमुजिन को वो दूध पीने के लिए कहते हैं। तैमुजिन भी बिना सोचे समझे वो दूध पी जाता है और अब वो 2 नहीं बल्कि 3 भाई बन गए थे। उन्होंने तैमुजिन को अपना भाई बना लिया था। अगली सुबह इनका सामना तारगुताई और उसके लोगों से होता है, जो अभी भी तैमुजिन को मारने के लिए उसकी तलाश कर रहे थे। तारगुताई के लोग तैमुजिन को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन जब वो तैमुजिन की हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो अभी भी तैमुजिन की हाइट छोटी ही थी, जिस वजह से वो लोग तैमुजिन को तब तक के लिए कैदी बनाकर रख लेते हैं जब तक कि उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। उनकी ट्राइब में एक दयालु बूढ़ा आदमी तैमुजिन को हर दिन खाना खिलाता और उसके जख्मों पर मलहम पट्टी भी करता। कुछ दिनों बाद ये उसकी हाइट फिर से नापते हैं, लेकिन अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी। अचानक यहाँ बारिश शुरू हो जाती है और सभी लोग भागकर अपने घरों में छुपने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी तैमुजिन को वहाँ से भगा देता है। तैमुजिन भागते भागते बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में एक भारी लकड़ी का फंदा भी बंधा हुआ था, लेकिन कैसे भी करके वो उस पहाड़ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसके पिता ने बताया था कि वहाँ भगवान टंगड़ी उसकी मदद करेंगे। वो भगवान की प्रार्थना करता है और उनसे मदद मांगता है। तभी अचानक से तैमुजिन को वहाँ एक सफेद भेड़िया दिखाई देता है, जिसके तुरंत बाद उसके गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा भी अपने आप ही खुलकर नीचे गिर जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1186 में तैमुजिन को देखते हैं, जो कि अब एक नौजवान लड़का बन चुका था। लेकिन तैमुजिन अभी भी तारगुताई के लोगों से बचकर भाग रहा था। कई सालों से तारगुताई के लोग तैमुजिन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो तैमुजिन को ढूंढ ही लेते हैं और उसे पकड़कर फिर से कैदी बनाकर उसे लकड़ी के फंदे में रखते हैं, जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि तैमुजिन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए उसके मरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन तारगुताई उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तैमुजिन तारगुताई से कहता है कि मैं खुशी खुशी मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। ये सुनकर तारगुताई उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस बूढ़े आदमी ने सालों पहले तैमुजिन की मदद की थी, वो अभी भी उसे खाना खिलाता है। अंधेरा होने पर तारगुताई अकेला तैमुजिन के पास जाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। तैमुजिन देखता है कि सभी लोग बिजी हैं और इसी बात का फायदा उठाकर वो उस लकड़ी के फंदे से जिसे उसे बांधा गया था, उससे तारगुताई को मारकर वहाँ से भाग जाता है। एक बार फिर तैमुजिन अपने कबीले को वापस लेने और खान बनने के लिए तैयार था, लेकिन सबसे पहले वो अपनी वाइफ बोट के पास जाता है, जिससे उसने बचपन में शादी की थी। अब वो बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत भी। बोट उससे कहती है कि मैं तब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था। और अब फाइनली ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। कुछ देर बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से तैमुजिन सीधा अपनी माँ और बहन से मिलने जाता है। उसकी माँ और बहन उसे देखकर बहुत खुश होती है। अब ये सब मिलकर अपने सपनों का जीवन जीने लगते हैं। तैमुजिन और बोट पति पत्नी के रूप में बहुत गहरे प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन परेशानी तब पैदा होती है जब एक दिन उन पर मार्केट जनजाति द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि तैमुजिन के पिता ने मार्केट जनजाति के खान की वाइफ का अपहरण कर लिया था। तब उसके बेटे ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। और अब ये लोग यहाँ पर बोट को किडनैप करने आए थे। बोट और तैमुजिन दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर उसको जाकर लगता है, जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। दरअसल मार्केट जनजाति का खान बोट को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर तैमुजिन अपनी वाइफ बोट को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था। इसलिए वो मदद के लिए अपने पुराने भाई जैमुका के पास जाता है। जैमुका भी बड़ा होकर एक शक्तिशाली जनजाति का खान बन गया था। जैमुका मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लड़ाई को 1 साल का इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे बाकी जनजाति पर अटैक करके उन्हें अपने अंदर लेना था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। समय के साथ साथ 1 साल बीत जाता है और वो दिन भी आ जाता है जब ये दोनों भाई मिलकर अपने सैनिकों के साथ मार्केट जनजाति पर हमला करते हैं। लड़ाई में मार्केट जनजाति के खान और उसकी सेना को मारकर उनका जरूरी सामान अपने साथ उठा लेते हैं। वहीं एक टेंट में बोट बैठी हुई थी, जो कि प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद भी तैमुजिन उसे अपना लेता है और उसके बच्चे को अपना नाम देता है। इस रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तैमुजिन के साथ और भी कई लोग जुड़ जाते हैं।
तैमुजिन वहाँ मिले सामान को सभी में बांटने के लिए कहता है, जिसमें से तैमुजिन अपने लिए सिर्फ 10% सामान ही रखता है और बाकी 90% अपने सैनिकों में बांट देता है। तैमुजिन युद्ध में मारे गए लोगों के परिवारों को और अधिक सामान देता है। ये सब देखकर जैमुका के 2 सैनिक तैमुजिन की जनजाति में शामिल होने का फैसला करते हैं। अब क्योंकि मंगोलों में शुरू से ही ये नियम था कि वो अपने खान को खुद ही चुन सकते थे, इसलिए जैमुका भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये देखकर कि उसकी जनजाति के 2 लोग तैमुजिन की जनजाति में चले गए हैं, उसके मन में तैमुजिन के खिलाफ दुश्मनी बढ़ जाती है। फिर एक दिन शाम के समय तैमुजिन के सैनिक एक व्यक्ति को उनके घोड़ों को चुराने की कोशिश करते हुए देखते हैं। तभी ये आदमी बचकर वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देखकर तैमुजिन के सैनिक इनका पीछा करते हैं और गुस्से में गलती से उन्हें जान से मार डालते हैं। लेकिन इन्हें देखने पर पता चलता है कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि जैमुका का छोटा भाई था। और अब जैसे ही जैमुका को इस घटना के बारे में पता चलता है, वो तैमुजिन को जान से मारने की ठान लेता है, जिसके लिए जैमुका आसपास की दूसरी जनजाति के खानों से हाथ मिलाना शुरू कर देता है और तैमुजिन की जनजाति पर हमला कर देता है। तैमुजिन जानता था कि उसके लोग ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके पास सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, जबकि जैमुका के पास बहुत अधिक सैनिक थे। इसलिए वो अपनी जनजाति की औरतों और बच्चों को वहाँ से दूर भेज देता है और पुरुषों को उनकी पूरी ताकत से लड़ने के लिए कहता है। इस लड़ाई के बीच तैमुजिन अपने सैनिकों के साथ हार जाता है, जिस कारण जैमुका उसे और उसके सैनिकों को बंदी बना लेता है। जैमुका अभी भी उसे भाई बोलता है, लेकिन वो अपने भाई की जान का बदला भी लेना चाहता था, इसलिए वो तैमुजिन को मारता नहीं है बल्कि उसे किसी दलाल को बेच देता है। वहीं दूसरी ओर बहुत दूर चलने के बाद ये लोग तैमुजिन को लेकर एक शहर पहुंच जाते हैं, जहां टैंगो राजवंश का शासन था। ये गुलाम बाजार पहुंचकर तैमुजिन को एक जगह बैठा देते हैं ताकि दूसरे लोग तैमुजिन को देखकर उसे खरीद सकें। एक दिन इस सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था, तभी वो तैमुजिन को देखता है और उसे चंद पैसों में खरीदने के लिए अपने लोगों से कहता है। हालांकि राजा का सलाहकार मोंग तैमुजिन को देखकर उसे खरीदने से मना करता है और कहता है कि ये गुलाम बनने के लिए आदर्श व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक दिन ये सबसे शक्तिशाली राजा बनेगा। ये सुनकर राजा हंसने लगता है और तैमुजिन को खरीद लेता है। इसके बाद तैमुजिन को एक पिंजरे में रखा जाता है जो शहर के बीच में था। राजा ने तैमुजिन को उसमें इसलिए रखा था ताकि बाहर से लोग उसे देखकर हंस सकें और उसका मजाक उड़ा सकें। यहाँ पर तैमुजिन को देखने के लिए वो बुद्धिस्ट मोंग हर रोज आता था और उससे माफी मांगता था। एक दिन बुद्धिस्ट मोंग उसके साथ एक समझौता करता है कि अगर मोंग उसकी वाइफ बोट को ढूंढ लेगा तो समय आने पर तैमुजिन इस गाँव को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जिसके बाद वो बुद्धिस्ट मोंग बोट को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है। लेकिन बुद्धिस्ट मोंग एक बुद्ध इंसान था, इसलिए वो गर्मी सहन नहीं कर पाता और बेहोश होकर वहीं मर जाता है। वहीं खुशकिस्मती से बोट को उस मरे हुए बुद्धिस्ट मोंग के पास वही नेकलेस मिलता है जो उसे तैमुजिन ने दिया था, जिससे उसे पता चल जाता है कि तैमुजिन अभी भी जिंदा है। इसके बाद बोट अपने पति को ढूंढने के लिए शहर चली जाती है और यहाँ पर उसे तैमुजिन एक पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है। इस रात बोट यहाँ के एक सिपाही को रिश्वत देकर तैमुजिन को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है। अब तैमुजिन देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और बोट की एक दूसरी बेटी भी है। बोट को अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में किसी दूसरे आदमी के साथ रहना पड़ा। तैमुजिन उसके बलिदानों के लिए उसे और भी अधिक प्यार करने लगता है। साथ ही छोटी लड़की से कहता है कि वही उसका पिता है। अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन बोट तैमुजिन से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। बात छोटी सी थी, लेकिन बोट की इस बात का तैमुजिन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वो अपने परिवार को छोड़ने का फैसला करता है ताकि वो अधिक से अधिक जनजातियों को एकजुट करके एक नया मंगोल राज्य बना सके, जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। तैमुजिन ये डिसाइड कर चुका था कि अगर इस काम को पूरा करने के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगा। अब वो 3 नियम बनाता है, जिसमें पहला नियम था कि महिलाओं और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा। दूसरा नियम था कि दुश्मनों से मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा नियम ये था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। अब हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि तैमुजिन ने कसम खाई थी कि वो मंगोलों की एक बड़ी सेना बनाएगा और उसने अब बहुत सारी जनजातियों को जीतकर एक बड़ी सेना बना ली थी। अब उसके रास्ते में केवल एक ही रुकावट थी जो उसको राजा बनने से रोक रही थी, और वो रुकावट कोई और नहीं उसका ही भाई जैमुका था। जैमुका के पास भी एक बहुत बड़ी सेना थी और आज दोनों भाई अंतिम लड़ाई के लिए अपने
अपने सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में तैयार खड़े थे। यहाँ पर तेमुजिन भाई होने के नाते जैमुगा के साथ जंग करने की बजाय उसको समझाना चाहता था, लेकिन जैमुगा जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे सैनिकों को लड़ाई के लिए भेज देता है, जिसके कारण उसके कई सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों की लंबी और कठिन लड़ाई के बाद तेमुजिन आखिरकार जीत जाता है और जैमुगा के साथ उसके कई सारे सैनिकों को जिंदा कैद कर लेता है। तेमुजिन जैमुगा के बचे हुए सिपाहियों को मारने की बजाय उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेता है। यहाँ पर तेमुजिन उस बूढ़े आदमी को देखता है जिसने तेमुजिन की भागने में मदद की थी। तेमुजिन उस बूढ़े आदमी को अपनी जनजाति का सलाहकार बना देता है। अब केवल जैमुगा के बारे में फैसला करना बाकी रह गया था। दोनों भाई एक दूसरे के साथ बैठते हैं और बातें करते हैं कि ये जो अपना अपना राज्य बड़ा करने का लालच है, ये आज उन्हें जिंदगी के कैसे मोड़ पर ले आया है, जहाँ दोनों भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। जैमुगा कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं अपने दुश्मन के सभी सिपाहियों को मार डालता। इस बात से ये साबित होता है कि तेमुजिन और जैमुगा एक जैसे नहीं है, बल्कि उन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि तेमुजिन ने अपने भाई जैमुगा को माफ कर दिया और उसे यहाँ से भागने की इजाजत दे दी। फिर हम देखते हैं कि बोट अपने दोनों बच्चों और तेमुजिन के साथ हंसी खुशी रहने लगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सन 1206 में तेमुजिन को देखते हैं, जो इस समय जंगेज खान के नाम से जाना जाता है। अब वो सभी मंगोलों का खान बन गया था, क्योंकि तेमुजिन ने वादा किया था कि उसने पूरे टेंगू राजवंश का सफाया कर दिया है और एक नए सिरे से साम्राज्य की स्थापना की। साथ ही तेमुजिन ने मॉन्स्ट्री शहर को उस मोंग की आखिरी इच्छा समझकर छोड़ दिया। आगे चलकर चंगेज खान पूरे मंगोल साम्राज्य के संस्थापक बन गए, एक ऐसा साम्राज्य जो कि इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।